कर्मचारी, युवा वर्ग, गृहिणी, पुरुष सभी केंद्रीय बजट को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं। खासतौर पर युवा बेरोजगारों को इस बजट से काफी उम्मीद है। हालांकि वो सरकार पर अनदेखी का भी आरोप लगा रहे हैं। सुनिए क्या कहना है युवाओं का। देखो, केंद्र सरकार से जो बजट आ रहा है, मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे कानून लेके आए जो भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं। आज युवाओं के सपनों को तोड़ा जा रहा है। रेलवे में लाखों पद खाली है, उन पे भर्तियां निकाले। केवीएस में हजारों पद खाली है, उस पर भर्तियां निकाले। और संविदा प्रथा खत्म करिए। आप संविदा पे भर्तियां करके युवाओं के भविष्य के साथ शोषण कर रहे हैं। तो स्थायी भर्ती निकाले और इसके अलावा ऐसा सिस्टम स्थापित करें जो प्रतिवर्ष भर्तियां आए और प्रतिवर्ष भर्तियां निकाल के युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार करे। इस बजट में अधिक से अधिक पदों की घोषणा करे। केंद्र के बजट को लेकर मेरा कहना है कि देश में जो बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था स्किल इंडिया के नाम पर। तो मेरी मोदी जी से अपील है कि आप स्किल इंडिया को धरातल पे लेके आइए, सिर्फ कागजों तक उसको सीमित मत रखिए। और ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। स्किल इंडिया से बेरोजगारी भी दूर होगी और खुद के रोजगार पैदा होंगे। और बेरोजगारों को रेलवे जैसी तमाम भर्तियों को निकालिए जिससे बेरोजगारों को फायदा हो सके। तो जिस मुल्क में सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की हो, उस मुल्क का युवा अगर इस तरह की उम्मीदें लेकर बजट की ओर देख रहा है तो लाजमी है कि सरकार को भी इस बात को समझना होगा और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा स्थान जो है बजट में युवाओं को देना होगा। चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ उपेन लगातार बने हुए। उपेन, आपने भर्तियों की बात की, पेपर लीक को लेकर, कानून को लेकर बात की, लेकिन एक बात जो आपने जिक्र किया संविदा प्रथा खत्म करने को लेकर, ये कितना आसान लगता है? और क्या आपको लगता है कि तमाम जितनी भी नौकरियां इस देश में निकलें वो संविदा पर ना होकर पुख्ता एक नौकरी हो, व्यवस्थाएं उस तरह से हो, परमानेंट जॉब हो, तो उस पर सरकार पर इतना ज़्यादा भार हो जाएगा जिसको लेकर जो है मुझे लगता है कि फिर आने वाले समय में नौकरियों की संख्या सीमित हो जाएगी या फिर काम नहीं चल पाएगा। बहुत सारे टेक्निकल भी इसमें पेच फंसेंगे। उसको लेकर आप क्या देख रहे हैं? अब तो जैसे आपने खुद भी जिक्र किया था, तो सेना में भी जो है आप देखिए कि कह सकते हैं कि टेन्योर कम कर दिया गया। और दूसरी तरफ अगर युवा ये सोचते हैं कि संविदा पर नहीं बल्कि पेरोल पे ही वो आकर नौकरी करे, इसको कैसे संभव किया जा सकता है? देखो अभिनव जी, सेना की जो बात कर रहे हो उसमें सुरक्षा के हिसाब से हम देखें सुरक्षा के, तो इस हिसाब से तो वो 75% करना चाहिए, 25% नहीं करना चाहिए। हाँ। वो करना चाहिए। सबसे पहले इसमें घोषणा करनी चाहिए राज्य सरकार को, मेरा मानना है। और दूसरी बात मैं कह रहा था, संविदा आपने 2 करोड़ के लिए कहा, फिर अब 10 लाख के लिए कहा। जो कहा वो तो करिए। 10 लाख का मतलब 10 लाख परिवारों को एक मजबूती मिलेगी, आर्थिक संबल मिलेगा। और एक चीज है कि जैसे जितनी कंपनियां हैं, उद्योग जगत, जो तमाम चीजें हैं, तो जॉब सिक्योर नहीं है। एक सरकार को एक ऐसा सिस्टम भी स्थापित करना चाहिए कि जो प्राइवेट क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं उनको मनमर्जी से निकाल दिया जाता है, उनके साथ शोषण किया जाता है, उनकी जॉब सिक्योर नहीं है। तो ऐसा भी सिस्टम केंद्र सरकार को स्थापित करना चाहिए कि कोई भी कंपनी में उनका मानदेय भी इतना हो कि इसका परिवार चल सके, उनके जो सैलरी इतनी हो कि परिवार चल सके, लेकिन उनकी जॉब सिक्योर नहीं है। तो इसके लिए भी एक ऐसा सिस्टम स्थापित करना चाहिए जिससे वो प्राइवेट क्षेत्र में जॉब करे तो उसको लगे कि हाँ मेरी जॉब सिक्योर है और मुझे कभी भी नहीं निकाला जा सकता, ना शोषण होगा। तो युवाओं के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो जाता तो है लेकिन कब कंपनियों द्वारा ये जो तमाम जगह वो जॉब करते हैं उनको निकाल दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो ऐसे एक बड़ा वर्ग है ना, एक बड़ा वर्ग है जिसे हम देखते हैं कम से कम संविदा पर भी अगर वो कहीं लग जाए तो घर का पालन पोषण कर ले, घर में 2 वक्त जो है चूल्हा जल पाता है ना, से तो हाँ भला। जैसे संविदा में सीएचए में लगे थे अभिनव जी, सीएचए में लगे थे, कुछ दिन बाद हटा दिया। आज वो हजारों लोग सड़कों पे बैठे हैं। वो कहां जाएंगे? कुछ दिन संविदा पे लगेंगे, बाद में हटा दिया जाएगा तो कहां जाएंगे बताओ? क्या होगा? वो कहीं के नहीं रहे। तो ऐसे नहीं है कि फिर उनको आंदोलन के उतरना पड़ेगा कि साहब हम स्थायी करो। फिर राज्य सरकारें कहती है हम स्थायी करेंगे, चुनावों के हिसाब से घोषणा ही करती है केंद्र जो तमाम। इस बार तो देखिए, इस बार के बजट को तो कहा ही जा रहा है कि ये चुनावी बजट होगा, ये बहुत ही लोक लुभावना होगा। तो लोक लुभावना जब हम कहते हैं तो इसमें जो है काफी रियायतें मिलती हैं, बहुत सारे छूट और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। मैं चाहूंगा सुचिता भाई इस पर आपसे जवाब ले लूं कि लोक लुभावना बजट जब होता है तो लोगों की बल्ले बल्ले हो जाती है। देखिए दूरदर्शी फायदा ना हो लेकिन त्वरित फायदा जो इसको बोलते हैं वो तो लोगों के हाथ लग जाता है जब चुनाव नजदीक हो और लोक लुभावना अगर कुछ ऐसा बजट आने वाला हो। इस बार भी कुछ ऐसा होगा क्या? मुझे लगता है कि जरूर इस तरीके से ही होगा, क्योंकि
चूंकि आखिरी बजट है इस केंद्र सरकार का, तो डेफिनेटली जो इस बार बजट आने वाला है वो जो लोगों की मांग है तो उससे कहीं आसपास मिलता जुलता बहुत अच्छा निकलेगा। लोगों की मांग सुचिता जो है वो तो है, लेकिन सरकार के कुछ अपने भी कमिटमेंट्स होते हैं। उन्हीं कमिटमेंट्स में से एक है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को लेकर, और ये इतना आसान नहीं, हम 3 के आसपास जो है चल रहे हैं। तो ये इतना बड़ा जब रास्ता नापना हो तो सरकार के लिए भी अपने आप में चुनौती की जो कमिटमेंट देश को मैंने किया है उसको पूरा करना है। तो उस लिहाज से आपको लगता है कि कुछ बड़े, और जब तक देखिए कि उद्योग धंधों को मजबूत नहीं करेंगे, कृषि को सुदृढ़ नहीं करेंगे, युवाओं के भविष्य को नहीं संवारेंगे, तब तक जो है 5 ट्रिलियन जाने का जो रास्ता है वो बड़ा मुश्किल है। सुचिता जी डेफिनेटली इसमें क्योंकि आखिरी बजट है चूंकि ये इस सरकार का, तो जो आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही लोक लुभावना रहेगा, लेकिन जो कमिटमेंट्स है तो जो मैंने अभी तक महसूस किया है, जो आखिरी हर सरकार के बजट निकलते हैं उसमें कि जो वो कमिटमेंट्स करते हैं पूरा तो खैर नहीं हो पाता है वो, लेकिन वो शुरुआत कर जाते हैं उस चीज की। तो वो शुरुआत ही, क्योंकि अभी जो हम फेस कर रहे हैं जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि वो शुरुआत ही नहीं हो पा रही है उन कमिटमेंट्स की। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि पहले 2 करोड़ भर्ती के लिए बोला गया, अब 10 लाख भर्ती के लिए बोला गया। तो शुरुआत अगर होगी तो वो डेफिनेटली है कि एंड तक कभी ना कभी तो आएगी। तो वो शुरुआत ही है जिसका हम वेट कर रहे हैं कि शुरुआत तो हो कहीं से। इसे कहते हैं उम्मीदों का बजट। ये इसलिए आज से भी सही लगता है क्योंकि हम उम्मीदों वाले मुल्क में रहते हैं। हमारी उम्मीदों का पिटारा बहुत बहुत जो है मजबूत है। हम हर परिस्थिति में कम से कम एक चीज अपने पास जरूर संभाल लेते हैं, वो है उम्मीद। उपेन, चलिए ठीक है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन एक कहा जाता है कि ये जो देश है हमारा, इसमें सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या, सबसे युवा देश जो है दुनिया का, उसमें से हिंदुस्तान अपने आप में एक जगह रखता है। इस लिहाज से आपको लगता है कि सेंट्रिक होगा बजट युवाओं को लेकर, क्योंकि बयानबाजियां भी खूब हुई हैं, चुनाव भी आ रहे हैं, उसमें युवाओं की भूमिका भी हर कोई जान रहा है। तो इस बजट को युवा सेंट्रिक माना जा सकता है या कुछ ऐसी उम्मीदें आप रख सकते हैं? देखो अभिनव जी, जो पहले घोषणा की गई या चाहे घोषणा का चुनाव हो, घोषणा पत्र हो, वो तमाम मांगे पूरी होनी चाहिए। क्योंकि ये जब पहले वाली मांगे नहीं होगी तो युवाओं को पता है कि लोभ लुभावना ये बजट है। लेकिन आपने देखा होगा इन दिनों में कुछ सालों से साइबर क्राइम कितना बढ़ा है। तो साइबर एक्सपर्ट होनी चाहिए, भर्ती करनी चाहिए हर जगह। ऐसे अपने पास एक्सपर्ट होगा तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पूरे देश में इनके लिए फायदेमंद होगा। और आईटी में काफी ये जो आईटी से आते हैं उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो इस बजट में आईटी के लिए भी अलग से एक बड़ी घोषणा होनी चाहिए जिससे हम क्राइम को रोक पाए। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। तो इसमें बड़ी उम्मीद है कि इस बजट में आईटी के क्षेत्र में बड़ी घोषणा होनी चाहिए जिससे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। लेकिन जो पहले की घोषणाएं हैं, चाहे कोई सी सरकार, आपने देखा होगा कि हम तो मुखर होकर बात रखते हैं क्योंकि युवा आगे बढ़ेगा। आपने कहा कि युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन ऐसे हालात रहे तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में यह कहा जाएगा भारत बेरोजगारों का देश है। इसलिए युवाओं का देश, युवा आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो मैं तो तमाम नेताओं से हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा कि इसको, ये चिंता का विषय आने वाले समय में, ये चिंता का विषय है। तो इसको युवा का विकास, युवा के रोजगार, इसको देखकर सरकार को आगे कदम बढ़ाने चाहिए, ना कि चुनाव को देखते कि चुनाव आ गए तो हमने बजट की घोषणा ही कर दी। नहीं, ये युवाओं का आक्रोश। आपने देखा कई लोग युवा, आपने देखा होगा नौकरी के चक्कर में, आपने देखा बिहार में ट्रेन बसें चला दी गई, रोजगार के चक्कर में कितने आक्रोशित थे। ये तो राजस्थान के युवा है जो अनुशासित है, जो कोई तोड़ फोड़ हंगामा नहीं करते, लाठी खाके जेल में जाके आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कब तक युवा अपने आक्रोश को रोक पाएगा? राजस्थान की सरहद जो है छोड़कर वो गुजरात निकल जाते हैं, लेकिन अनुशासन में रहते हैं। ठीक है, लेकिन उपेन, महत्वपूर्ण एक बात ये भी है, ठीक है आप बात जो कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक उस बात से रखता हूं कि ऐसा ना हो कि बेरोजगारों का देश कहा जाने लगे। लेकिन केंद्र के बजट को एक रिफ्लेक्शन के तौर पर देखा जाता है क्योंकि वो वहां से एक लकीर खींची जाती है। उसके बाद राज्य के जब बजट राजस्थान में भी जब सामने आएगा तो उसका बहुत असर दिखता है कि केंद्र की तरफ से क्या एक लकीर खींची गई है, उस लकीर को और कितना राज्य सरकार लंबा लेकर जाती है। तो राज्य में तो पहले से कह दिया गया है कि युवाओं को समर्पित इस बार का बजट होने वाला है। केंद्र वो लकीर खींच पाएगी इस बार, जिसे लेकर अशोक गहलोत भी लंबा आगे तक वो लकीर पहुंचाएंगे। देखो, उम्मीद प्रधानमंत्री जी से पूरे देश के युवाओं को है, हमें भी उम्मीद है। और मैं तो लगातार कह रहा हूं
कि सरकारें कोई सी भी हो, लोभ लुभायना उनका बजट नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो घोषणा पूर्व में की गई वो पूरी होनी चाहिए और घोषणा वही करे, झूठे सपने किसी को नहीं दिखाना चाहिए। जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कर सके, अब केंद्र सरकार की बात करें, जो कर सके ना वही घोषणा करनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जब चुनाव आते हैं, अलग अलग पार्टी जो घोषणाएं करती हैं अपने घोषणा पत्र में डालती है, तो चुनाव आयोग को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि झूठे सपने दिखाकर युवाओं को गुमराह करके कोई भी पार्टी यदि वोट लेती है और वो अपने वादों को पूरा नहीं करती है, या कोई नेता वोट लेता है, तो उस नेता की भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और पार्टी की भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास नहीं तो मना कर दीजिए कि नहीं कर सकते, हम इतना कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं और फिर वो करते नहीं हो। युवा सपने देखते हैं, युवा कई लोग जैसे सरकारी घोषणा ही करती है कि ये बढ़ते हैं कि लोग प्राइवेट जॉब छोड़ देते हैं कि चल ठीक है घोषणा होगी मैं तैयारी कर लेता हूं, वो प्राइवेट जॉब से भी चला जाता है। लेकिन कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़कर, क्योंकि मैं कई कांग्रेस के नेता ये कहते थे कि आप बीजेपी के लिए तो कुछ बोलते नहीं हो, मैं तो आज पूरी डिबेट बीजेपी के केंद्र सरकार के लिए बोल रहा हूं। भैया जहां मौका मिलेगा मुझे मैं तो सच बोलूंगा, युवाओं के लिए बोलूंगा। तो युवाओं के लिए आपने कमिटमेंट, क्योंकि मैं युवा हूं, उनका दर्द जानता हूं। आप कितने एक लेकिन उपेंद्र बार बार एक दिलचस्प सवाल है, मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप बार बार कहते हैं कि चुनाव में जो है कमिटमेंट आपसे किया था, मौजूदा सरकार ने आपने अपना समर्थन दिया था, इसलिए आप बार बार उनसे सवाल पूछते हैं। इस बार भी तो चुनाव आ रहा है, तो फिर से अगर तमाम पार्टियां जाएंगी तो आपके पास भी यही सवाल होगा कि आप युवाओं की सोचेंगे, पार्टियों की सोचेंगे, कोई लेकर गुलदस्ते तो बहुत अच्छे अच्छे आपके पास भी आएंगे। देखो, राजस्थान का युवा अब समझदार है। मैं जहां युवा आक्रोश महारैलियों में जा रहा हूं, उनकी मैं पीड़ा देख रहा हूं, उनका दर्द देख रहा हूं, और वो समझदार है। मैंने तो ये देखा कि मैं जाता हूं गांव, ग्रामीण परिवेश में गया तो जो युवा है उनके माँ बाप भी मुझे मिले कि हम आपका वीडियो देखते हैं, आप युवाओं के लिए लड़ रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। तो अब नेताओं की कथनी करनी भी देखने लगे, जो लंबे लंबे भाषण देता है, किसी पार्टी का नेता देता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे भाई, जब युवा सड़कों पर पड़ा था, गुजरात पड़ा था, जेल जा रहा था, तब क्यों नहीं बोला? अब चुनाव आ गए, उनको पता है युवा ही जो जीत की चाबी है, युवाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो अब तो देख रहा विधानसभा हर कोई आवाज उठा रहा है पेपर लीक की। इतने दिन से क्यों नहीं उठाए? हमने 7 रैली और 2 प्रदर्शन कर चुके हैं। अब उनको पता है कि हमने चेतावनी दी है कि यदि एक भी पेपर लीक हो गया तो उसे लीक कर देंगे। हमने कहा वो कहां छूटे, सर्दी में करना चाहिए नहीं, तो सबको आना चाहिए ना। धीरे धीरे जाग रहे हैं। हमारी जो युवा आक्रोश महारैली निकाली वो कामयाब होती नजर आ रही है। युवा तो जागे, लेकिन हम नेता भी जागने लग गए, क्योंकि उनको पता है हमने कहा है कि इस बार वोट जाति और धर्म के आधार पर नहीं होंगे, इस बार वोट होंगे नौकरी और रोजगार। पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए कौन नेता हमारे साथ है? तो उनको पता है कि अब युवा जागृत हो चुके हैं, तब बेवकूफ नहीं बना सकते, अब जागना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, हमारा आंदोलन मजबूती से हो रहा है। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी भी धरने पे बैठे हो, कम से कम वो आवाज तो उठा रहे हैं। लेकिन और ये तो इसको दलगत राजनीति से हटकर, चाहे कांग्रेस का एमएलए हो, चाहे बीजेपी का एमएलए हो, उनको दिल पर हाथ रखकर आवाज उठानी चाहिए। हमें पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाना होगा, माफियाओं का खात्मा करना होगा। 2-2, 3-3 साल से वो तैयारी करते हैं, कर्जा लेते हैं, जमीनें गिरवी रखते हैं। अरे उनके हालात, अभिनव जी मैं क्या बताऊं, कई बार तो मैं रोने लग जाता हूं उनका दर्द देख, उनके आंसू देखकर। प्राइवेट जॉब छोड़ देते, चल मैं साल भर तैयारी करता हूं, वो 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में हो चाहे कोचिंग में हो, और आसान शब्दों में नेता कहते हैं हमने भर्ती रद्द कर दी है और हमने अपराधियों को पकड़ लिया। अरे अपराधियों को पकड़ा, वो बाहर आ गए, फिर पेपर लीक करेंगे। तो कम से कम इन नेताओं का दर्द समझना चाहिए। मैंने कल परसों एक डिबेट में एक बात बोली थी, वो बात यहां बोलूंगा। अभिनव जी, आज तक आपने देखा क्या कि जब चुनाव होते हैं, वोट पड़ते हैं, तो नेताओं की वोट की पेटी क्यों लीक नहीं होती? आज युवाओं के सपनों का पेपर लीक क्यों हो जाता है? और आपने एक चीज नोट और की होगी, जब चुनाव होते हैं तो मतदान केंद्र एक दिन पहले पूरी तरह से वहां सुरक्षा लग जाती है। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता जब तक चुनाव नहीं हो जाते, और चुनाव की वो मतों की पेटी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाती, कोई भी पर नहीं मार सकता। तो आज युवा बेरोजगारों के भविष्य का जो वहां जब एग्जाम होती, तो वहां हर कोई क्यों घुस जाता, पेपर कैसे बाहर आ जाता? तो क्या वहां सुरक्षा नहीं लग सकती? क्योंकि वहां नेताओं का भविष्य है, या किसान, आम आदमी, गरीब का बेटा और बेटी का भविष्य है, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि यहां पेपर बाहर हो जाता और उनका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि यदि नेता एमएलए या सांसद का चुनाव लड़ा और जीत गया, ढोल बाजे बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, घर पूछने के बाद कोई कह दे अरे भाई तेरा चुनाव रद्द कर दिया गया क्योंकि वोट लीक हो गए थे, आधे लोग तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे, आधे लोग हॉस्पिटल पूछ जाएंगे, क्योंकि वो अपना भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो इनको युवा, बेरोजगार, किसान, इनका दर्द समझना होगा कि आज वो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं।
नेताओं के चुनाव समय पे हो जाते हैं, सारी चीज शपथ समय पे हो जाती है। तो पहला इम्तिहान तो कल केंद्र सरकार की तरफ से कल दिया जा रहा है ना, पहला इम्तिहान। उसके बाद राज्य सरकार को भी इम्तिहान देना है। ये जो बातें आप कह रहे हैं तो लगता है कि ये इम्तिहान जो उस मैं तो सभी नेताओं के लिए कह रहा हूं। हाँ, मैं तो सभी नेताओं के लिए कह रहा हूं। मैं तो नेता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं ना। नेता बीजेपी का हो सकता है, किसी पार्टी का हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, आरएलपी का हो सकता है, बसपा के भी हो सकता है, आप पार्टी का भी हो सकता है, किसी पार्टी का। सुचिता जी देखिए, जब युवाओं की बात होती है तो कहीं ये हमारे दर्शकों को ना लगे कि इसमें जो है महिलाओं की बात पीछे छूट जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।